अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हुए अपने पास टोटल? 8 हुए, और 8 ही का चीज़ निकली आपकी वर्ब में से। क्या क्या लिया था उसमें? पहला अपना, तो देखिए पहले टेंस बने, उसके बाद क्या बनाया? वॉइस। फिर क्या हुआ? नॉन फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद क्या बना? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। फिर क्या बना? नरेशन। फिर क्या बना? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। फिर क्या बना? मॉडल्स। फिर क्या बना? टैग क्वेश्चन। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ में आ गया सारा काम ठीक से हो जाएगा। अब शुरुआत कहाँ से करनी है आज अपन को? कहाँ से करनी है शुरुआत? करनी है अपन को कहाँ से भाई? सेंटेंस से। और सेंटेंस में क्या होते हैं पता है भाई? वर्ड्स होते हैं ना, और वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होता है पता है ना? सब्जेक्ट होता है, वर्ब, और क्या होता है? ये एक बेसिक यूनिट है किसकी? सेंटेंस की, जो एग्जाम में आपका आ चुका है प्रश्न। ठीक बात है। अब एक सवाल पैदा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है कि नहीं होता है? तो वैसे सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं होती, तो यहीं से आपका नोट बनना शुरू होता है। तो कॉपी करें फिर नोट बनाइए पहला इसमें। ठीक है, अब एक नोट बना कर लिखिए, और देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। वर्ब क्या हो गई आपकी? क्रिया हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक बात है। और अब लिखिए नोट बनाकर। और सब्जेक्ट बनता कौन है बताएं? तो सब्जेक्ट यहाँ तो बनेगा नाउन, यहाँ बनेगा प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन बनेगा। और वर्ब क्या होती है आपकी? एक्शन होती है। ठीक बात है। अच्छा, सब्जेक्ट हमेशा डूअर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या निकालते हैं हम लोग? कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? डूअर होता है, लेकिन सब्जेक्ट का हमेशा डूअर होना जरूरी नहीं होता। ठीक बात है। कभी कभी सब्जेक्ट कैसा हो सकता है आपका? निष्क्रिय। जैसे कहा था ना सेंटेंस, सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है, अ स्टोन इज लाइंग ऑन द रोड। अभी जो स्टोन है सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूअर नहीं है। और रोहन टीचेस, तो रोहन सब्जेक्ट है, और अभी क्या है? ये डूअर भी है आपका। ठीक बात है। तो डूअर का मीनिंग काम करने वाला। तो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला होता है, लेकिन हर बार काम करने वाला होना जरूरी नहीं है। ठीक बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। कब नहीं होता है इसका पूरा खुलासा करेंगे, तो लिखो नोट करके। तो लिखिए सेंटेंस, लिखिए सेंटेंस बनने के लिए, सेंटेंस बनने के लिए, सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। उसके बिना सेंटेंस बन सकता है। अब सब्जेक्ट कब नहीं होता पता है भाई? तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो, जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो, जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा रहता है। जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा रहता है। ठीक है। जैसे क्या लिखा देखिए, हेल्प मी का मतलब क्या हुआ? हाँ, मुझे मदद दो, या फिर मेरी मदद करो। ठीक बात है। क्या लिखा है? सिट डाउन। क्या लिखा है? स्टैंड अप। क्या लिखा है? राइट योर नेम। कॉपी कर लें। तो
सेंटेंस कैसा होता है आपका इंपेरेटिव, तो सब्जेक्ट होता तो है लेकिन उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर लेते हैं उसे। तो हेल्प मी का भी निकालेंगे हिंदी में आप, मेरी मदद करो है मेरी सहायता करो। सिट डाउन का मीनिंग क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। स्टैंड अप का मीनिंग क्या हुआ, खड़े हो जाओ। और राइट योर नेम का मीनिंग क्या हुआ, तुम्हारा नाम लिखो या फिर अपना नाम लिखो, नहीं तुम्हारा नाम लिखो या अपना नाम लिखो। तो इस अपना का बहुत अलग अलग मीनिंग है आपका, ठीक बात है। तो अपना किसी भी तरह से एडजस्ट हो जाता है भाई, ठीक है। ये अपना घर है, इसका मतलब अरे प्लूरल है भाई, आपका और मेला मिलाकर हुआ कि नहीं भाई। और यहाँ बोलते हैं अपना नाम लिखो, तो अपना किसका, जो तुम्हारा का मीनिंग देगा यहाँ पे, ठीक बात है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में यू क्यों नहीं लिखते पता है भाई, क्योंकि जिस व्यक्ति से कहते हो आपके सामने बैठा होता है भाई, कहता आजा, हाँ, कौन आएगा, अरे सुना है वही तो आएगा, इसलिए यू कम करने की जरूरत नहीं है, आजा। तो सुनेगा वो क्या करेगा, आपका वाक्य बनाएगा आपका इंपेरेटिव, उसमें यू लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती। अच्छा जोर से बोलो, कौन बोलेगा, अरे सुनेगा वही तो बोलेगा ना भाई, सुनता कौन है, अरे आप सुनते हैं, आपसे मतलब यू, और यू क्या होता है हमेशा, अरे लिसनर होता है आपका, ठीक बात है। इसलिए इसमें यू लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक जगह ऐसी बनी जहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, और वो कौन सी जगह होगी आपकी, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, इंपेरेटिव सेंटेंस को आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं, यहाँ इसको आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है, ठीक बात है। अब सवाल पैदा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है कि नहीं होता है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना भी आपका जरूरी नहीं होता। इट मीन्स वाक्य बिना सब्जेक्ट का भी हो सकता है और वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो लिखिए अगला नोट, तो लिखिए सेंटेंस बनने के लिए, लिखिए सेंटेंस बनने के लिए सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है, उसके बिना सेंटेंस बन सकता है। उसके बिना क्या सेंटेंस बन सकता है, ठीक बात है। जैसे मैं वाक्य आपका इंपेरेटिव लिख रहा हूँ, ठीक बात है। सब्जेक्ट क्या छुपा दिया, यू, और क्या लिख दिया, गो का मतलब क्या हुआ, अरे जाओ, क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट है क्या, अरे नहीं है। जब वर्ब के बाद कुछ है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं आपके पास, फिर क्या हुआ देखिए, क्या लिखा है, कम का मतलब क्या हुआ, आओ या फिर आ जाओ या फिर आ जा या आ जाइए। जैसे आपका हिसाब किताब अगले वाले के सामने ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, इसे तो कैसे बोलेंगे आप, कम, क्या बोल दिया, गो। और डर का मामला है तो क्या होगा, भागो, क्या होगा इसका मतलब, भागो। तो इनमें ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं है, इन दोनों के बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है, ठीक बात है। कॉपी कर ले इसे। अब सवाल पैदा होता है किसका, कि सेंटेंस बनने के लिए चाहिए क्या, तो वाक्य बनने के लिए वर्ब का होना जरूरी, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता ही नहीं। देखिए यहाँ पर भी आपकी वर्ब है, इसमें भी आपकी क्या है, वर्ब है, और यहाँ वर्ब नहीं होती है तो सेंटेंस बन सकता है नहीं। तो वाक्य बनने के लिए नेसेसरी एलिमेंट क्या हो गया आपका, वर्ब, ठीक बात है। उसके बगैर कभी सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और वर्ब कैसी, किस तरह की वर्ब चाहिए आपको इसमें, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो लिखो अगला पॉइंट, तो लिखिए सेंटेंस बनने के लिए सेंटेंस बनने के लिए सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है।
सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है। किसका होना जरूरी होता है? फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया है शुरू में। क्या क्या? ऐसी क्रियाएं जिनसे आपको टेंस का पता चलता है और ऐसी क्रियाएं जिनसे आपको टेंस का पता नहीं चलता है। जिनसे पता चलता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और जिन क्रियाओं से टेंस का पता नहीं चलता उन्हें क्या बोल दिया? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब बोल दिया। तो वाक्य बनने के लिए क्या जरूरी हो गया? क्या मस्ट है? फाइनाइट वर्ब। मतलब जिस क्रिया का टेंस होगा उसका होना जरूरी, क्या करने के लिए? वाक्य बनने के लिए। मान लो आपने वाक्य बना दिया है और उसमें आपका टेंस वाली क्रिया ही कोई नहीं है तो वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आ सकता। एक वाक्य लिखता हूँ, जरा देखना। लिखना नहीं, पहले समझना। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है? ही ब्रोकन द जग। अब इसका मीनिंग आप कैसे भी करके निकाल दो, बट ये सेंटेंस नहीं हो सकता, ये गलत सेंटेंस है। गलत क्या? सेंटेंस ही नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि ब्रोकन कौन सी वर्ब है? थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का टेंस क्या होता है? परफेक्ट इज नॉट द टेंस। अच्छा, एक टॉपिक कभी देखा होगा आपने, टेंस और आस्पेक्ट, नाम सुना है अभी? टेंस और आस्पेक्ट। टेंस अलग चीज होती है, आस्पेक्ट क्या होता है? अलग चीज। तो परफेक्ट क्या है? टेंस नहीं, ये तो आस्पेक्ट है। अच्छा, परफेक्ट कहाँ कहाँ आता है? परफेक्ट प्रेजेंट में आता है, परफेक्ट पास्ट में आता है, परफेक्ट किसमें? आपका फ्यूचर में आता है। तो परफेक्ट का टेंस क्या है फिर? ये तो सब जगह आ रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका अपना को टेंस है ही नहीं, तो कैसी वर्ब है ये? नॉन फाइनाइट है। इसका मतलब थर्ड वर्ब कभी भी अकेले यूज नहीं होते, और हो रही है तो सेंटेंस बन सकता ही नहीं। तो क्या होगा? सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, सही कैसे बनेगा ये? क्या लिखा? ही ब्रोक द जग। अब ब्रोक कौन सी वर्ब है? सेकंड वर्ब है, और सेकंड का टेंस क्या होता है? हमेशा पास्ट होता है। अब इसे बताओ मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वर्ब का टेंस क्या होता है? ऑलवेज पास्ट। ऑलवेज का मतलब समझते हो ना? हमेशा। हमेशा का मतलब बिना किसी अपवाद के। तो सेकंड वर्ब का टेंस क्या होता है? हमेशा पास्ट होता है। और जिस क्रिया का टेंस है और वो आ रही है तो सेंटेंस बन गया आपका। तो ये सेंटेंस आपका है ही नहीं और ये सेंटेंस आपका है। इसका मतलब पहले आपको वर्ब की कैटेगरी समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी क्रिया होती है फाइनाइट और कौन सी होती है नॉन फाइनाइट। ठीक बात है। चाहो तो दोनों वाक्यों को लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लिश में वर्ब के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। अभी पहला टाइप कौन सा लेंगे अपने यहाँ पे? टेंस वाला और बिना टेंस वाला। ठीक बात है। और पहले वही पढ़ाऊंगा जो पहले से आप थोड़ा बहुत क्या करते हैं भाई, जानते हैं। तो सिस्टम ऐसे होना चाहिए, नॉन टू अननोन। अरे भाई एक मैक्सिमम है आपका टीचिंग मेथड में है कि नहीं? कैसा होना चाहिए? अननोन टू नॉन नहीं हो सकता। कैसे होगा? हाँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक बात है। तो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए आगे। अब पहले वर्ब को समझते हैं जिससे आपका वाक्य बन के आएगा। ठीक बात है। तो लिखो वर्ब के काइंड्स। एक बात थोड़ी सी ध्यान दो अभी साथ साथ में आप, ठीक है ना? क्योंकि ग्रेड सेकंड की तैयारी करें आप लोग, आपको आपस जाके क्या पढ़ना है। सेंटेंस के बीच में कोई भी शब्द कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी आपकी? कैपिटल से। बाकी सारे कैसे लिखे जाएंगे आपके? स्मॉल से। बस प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ? और जब किसी का आप अलग से नाम रखते हैं वो क्या प्रॉपर बनता है कि नहीं? जैसे आदमी का नाम रख दिया मोहन, तो मोहन का एम स्मॉल नहीं हो सकता। क्या होगा वो? तो प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी कोई सा भी नाउन कैपिटल से नहीं लिखा जा सकता। कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल से। बशर्ते वो वाक्य शुरू करने वाला नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस बिगिनिंग कैसे होती है? हमेशा कैपिटल से, और बीच में आने वाले शब्द कभी कैपिटल से नहीं लिखे जा सकते, एवर नेवर। हाँ, प्रॉपर नाउन होगा तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको? कैपिटल से। ठीक बात है। तो ब्रोकन का बी स्मॉल लिखना है। ठीक है ना? ये पता होना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम में आ सकता है
सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक आ गया ना पंक्चुएशन मार्क कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो सब कुछ आने के बाद भी क्या मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक बात है। तो देखिए क्या करते हैं, वर्ब के काइंड्स की बात करते हैं। वर्ब दो तरह की होगी हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन सी? क्या होती है देखिए, फाइनाइट वर्ब्स और क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा तो कॉपी करते रहे आप लोग, ठीक है ना। तो क्या होगी आपकी फाइनाइट वर्ब और क्या होगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो किसका, फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, इसमें लिखिए पहला पॉइंट। तो लेकिन जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं, देखिए जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब टेंस कौन सा होता है पता है ना, तो कभी कैसा हो सकता है प्रेजेंट, कभी कैसा हो सकता है पास्ट, कभी कैसा हो सकता है फ्यूचर। अभी समझेंगे इस फ्यूचर को, ठीक बात है। तो इनमें से कोई भी टेंस हो सकता है, किसका, क्रिया का। तो जिस क्रिया का अपना टेंस है वो क्रिया क्या कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ठीक बात है। फिर लिखे दूसरा पॉइंट। तो लेके फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, लेके फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। क्या होता है फाइनाइट वर्ब का, क्या होता है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज हो सकते ही नहीं। चाहो तो लिख लो इसको ब्रैकेट में। तो लेके फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकती। फिर लिखिए तीसरा पॉइंट। तो देखिए फाइनाइट का अपना क्या होता है टेंस, फाइनाइट का अपना क्या होता है सब्जेक्ट। अब बताओ एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब यूज होगी आपकी, सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक ही नहीं है। तो बताओ एक वाक्य में, एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है। सेंटेंस की लंबाई देखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, बस उसमें कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। तो वाक्य एक है, कितने वर्ब होगी इसमें फाइनाइट, अरे एक ही होगी भाई साहब। इसका मतलब एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है, एक का मतलब सिर्फ एक। लिखिए अगला पॉइंट, अभी जस्टिफाई करेंगे इसको, ठीक बात है। तो लिखिए एक सेंटेंस में, लिखिए एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है। क्या होता है एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है, इसका मतलब एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में यूज हो सकती ही नहीं। तो बताओ सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट होंगे, एक, और कितने वर्ब होंगे आपके फाइनाइट। इसका मतलब सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, एक कोऑर्डिनेशन, क्या करके चलते हैं, ये तालमेल करके चलते हैं। इनमें तालमेल नहीं तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब। अच्छा अब सब्जेक्ट का संबंध किससे हुआ, फाइनाइट वर्ब से, और फाइनाइट का संबंध किससे हुआ आपका
सब्जेक्ट से हो गया, इसका मतलब ये मेड फॉर ईच अदर, ये हमेशा तालमेल लेके चलेगी, और ये तालमेल बिगड़ा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो क्या होता है, इसका अपना टेंस होता है, इसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है। ठीक बात है। अब फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, तो फाइनाइट वर्ब में कुछ तो होती है आपकी मेन वर्ब और कुछ क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो लिखिए अगला पॉइंट, तो लिखिए फाइनाइट वर्ब के रूप में, फाइनाइट वर्ब के रूप में कुछ मेन वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब के रूप में कुछ मेन वर्ब्स होती हैं तथा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए मैं लिस्ट आउट करता हूं, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब को आप जरा देखना, ये अलग से एक बॉक्स बनाया अपन। अब देखिए मेन वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं भाई, अरे मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, कितने होते हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे पता चला, अरे किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं ना कि 3, हमने 3 बनाने कहाँ से याद कर लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितने होते हैं 5 फॉर्म्स होती किसी मेन वर्ब। कौन कौन सी होती है जरा देखिए, क्या होती है आपकी फर्स्ट वर्ब, अरे होती है कि नहीं होती है, फिर क्या होती है फर्स्ट वर्ब, किसके साथ, एस और एस के साथ, फिर कौन सी होती है सेकंड वर्ब, फिर कौन सी होती है थर्ड वर्ब, फिर कौन सी होती है फोर्थ वर्ब, फिर कौन सी होती है आपकी फिफ्थ वर्ब होती है। ठीक बात है। अच्छा अब इसका एग्जांपल लेते हैं एक बार, फर्स्ट वर्ब में क्या लिया, गो, क्या ले लिया गोस, क्या लिया वेंट, क्या लिया गॉन, क्या लिया गोइंग, और क्या ले लिया टू गो। कितनी वर्ब होगी अपने पास, इसका मतलब ये जो पहली वर्ब है इसके 2 यूज होते हैं, ये कैसा यूज है पता है प्लूरल, और ये कैसा यूज है आपका सिंगुलर। ठीक बात है। और सेकंड वर्ब क्या है, दोनों तरह से काम आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो मुझे बताओ इस फर्स्ट वर्ब का टेंस क्या है, ये जो क्रिया का पहला फॉर्म है इसका टेंस क्या है, अरे प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हमने पता नहीं टेंस कैसे पढ़े, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। जहाँ क्रिया का पहला फॉर्म आता है ना अकेला अकेला, तो कैसा होता है ये, अरे ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज, अच्छा फर्स्ट में क्या होता है एस और एस, तो इसका टेंस क्या होता है ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज हमेशा, अभी देख लेंगे लेकिन अभी इसका तो देखें एक बार। तो फर्स्ट वर्ब का टेंस क्या होता है हमेशा प्रेजेंट, फर्स्ट में एस एस क्या होता है हमेशा प्रेजेंट, और सेकंड का टेंस क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई साहब हमेशा पास्ट होता है, हमेशा का मतलब हमेशा बिना किसी अपवाद के, कैसा होता है पास्ट। तो प्रेजेंट टेंस हमको मिल रहा है किससे, फर्स्ट वर्ब से, प्लूरल के सेंस में। सिंगुलर में कैसे मिलेगा आपको एस और ईएस के साथ, और सेकंड वर्ब क्या होती है हमेशा, इसका मतलब जब क्रिया का टेंस आपको पता है तो फाइनाइट वर्ब है भाई साहब। कैसी वर्ब होगी ये, कैसी वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब होगी आपकी। ठीक बात है, कौन सी, तीनों की तीनों। फर्स्ट वर्ब का मूल रूप, फर्स्ट वर्ब में एस और एस जो जोड़ा आपने क्या है सफिक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जानते हैं सफिक्स क्या होता है, शब्दों के अंत में लगने वाले कुछ एडिशंस, वो क्या होते हैं आपके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। ठीक बात है। एक होता है प्रीफिक्स, वो क्या होता है आपका उपसर्ग, जो कहाँ लगता है शब्दों के शुरू में लगता है। ठीक बात है। अच्छा अब मुझे बताओ थर्ड वर्ब का टेंस क्या है, प्रेजेंट है पास्ट है क्या फ्यूचर है, कुछ भी तो नहीं है,
अच्छा, इस फोर्थ वर्ब का टेंस क्या है? अरे डिसाइड नहीं है। और फिफ्थ का टेंस क्या है? इसका भी टेंस डिसाइड नहीं है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्रियाएं जरूरत पड़ने पर प्रेजेंट में आ सकती है, पास्ट में आ सकती है और क्या फ्यूचर में आ सकती है। इसका इनका अपना टेंस नहीं है। और जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, या वहीं बैठते कोई नहीं, तो वो क्या होती है आपकी? तो थर्ड वर्ब में होता क्या है? अरे थर्ड वर्ब में क्या होता है फिर? इसमें काम पूरा होने का क्या होता है? अरे भाव होता है। तो जहां भी वर्ब थर्ड आएगी वहां काम का पूरा होने का क्या निकलेगा? आपका सिस्टम निकलेगा। ठीक बात है। अच्छा, फोर्थ वर्ब में क्या होगा? इसका मतलब कोई काम प्रोसेस में, काम कैसे है? चल रहा है, तो क्या होगा? दैट इज कंटिन्यूअस। तो थर्ड में क्या होता है? परफेक्ट होता है कि नहीं? और फोर्थ में क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। काम क्या होता है? जारी होता है। और फिफ्थ की बात करेंगे तो पांचवी क्रिया में क्या होता है? पांचवी क्रिया में इस पे कभी ध्यान ही नहीं है बेचारे को, है? ऐसे लगता है जैसे कोई कहीं से आई हुई क्रिया हो ना, ऐसा लगता है ये। अच्छा, पांचवी क्रिया का टेंस तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट में आ सकती है, पास्ट में आ सकती है और फ्यूचर में भी आ सकते हैं आपके। ठीक बात है। तो इसमें होता है क्या पांचवी क्रिया में? इसका मतलब इसमें दो चीजें होती है। किसमें? फिफ्थ वर्ब में क्या क्या होता है? क्या होता है? इंटेंशन का मतलब क्या होता है? काम करने का इरादा, काम करने की नीयत बन के आती। किसमें? पांचवी क्रिया से। ठीक बात है। और दूसरा क्या होता है इसमें? क्या होता है? कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी होती है। तो पांचवी क्रिया दो चीजें बताती। क्या क्या? यहाँ तो इरादा बताएगी, यहाँ क्या बताएगी? मजबूरी बताएगी। ठीक बात है। फर्स्ट क्या बताती है? प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट में एस क्या बताती है? प्रेजेंट। सेकंड क्या बताती है? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट बताती है। थर्ड क्या बताती है? परफेक्ट, जो टेंस नहीं है। फोर्थ क्या बताती है? कंटिन्यूअस। और फिफ्थ क्या बताएगी आपको? इरादा। यहाँ क्या बताएगी आपको? मजबूरी बताएगा। तो बताओ ये तीनों क्रिया कैसी है? ये क्या होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगी। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? जिन क्रियाओं का अपना टेंस होता है वो क्या होती है आपकी? फाइनाइट वर्ब होती है। और जिनका टेंस नहीं होता वो कैसी होती है आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब। और कहाँ से लिया इसको अपन ने? मेन वर्ब के टुकड़े की। कितने? 5। इसका मतलब मेन वर्ब में 3 वर्ब कैसी होगी आपकी? पहली के 2 रूप, और सेकंड कैसे हो गया आपके? फाइनाइट वर्ब। और ये तीनों क्या होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक बात है। ये टेंस नहीं है, एस्पेक्ट है। ये टेंस नहीं है। अच्छा से बोलते हैं कि इज गोइंग। अब ऐसे इज क्या है? प्रेजेंट। और गोइंग क्या है? हाँ, ये कॉन्टिन्यूस क्या आपकी? एस्पेक्ट है। तो दो चीज़, टेंस और क्या होते हैं? एस्पेक्ट। टेंस का मतलब क्या? टाइम बताएगा। एस्पेक्ट क्या बताएगा? कार्य पूरा होने की अवस्था, काम जारी होने की अवस्था, काम इरादा है, काम में क्या आपकी? मजबूरी है। ठीक बात है। तो इज गोइंग से क्या हुआ? प्रेजेंट का कंटिन्यूस। और वॉज गोइंग कर दिया तो अरे वॉज से क्या हो गया आपका? पास। फोर्थ में क्या है? कंटिन्यूटी होगी ना, तो क्या बना? पास्ट का कंटिन्यूस। और विल बी गोइंग बोल दिया तो इसका मतलब गोइंग का अपना टेंस तो है नहीं बेचारे का। तो फोर्थ वर्ब का अपना टेंस नहीं होता, वो किसी भी टेंस में आ सकती है। इस तरह से थर्ड वर्ब का अपना को टेंस नहीं होता है, और फिफ्थ वर्ब का भी अपना को टेंस नहीं होता है। और जिनका टेंस नहीं होता क्या होती है आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये कहाँ से निकाली अपने? मेन वर्ब। अच्छा, ठीक बात है। अब इसको और थोड़ा सा हल्का बनाता हूँ मैं आपको। ठीक बात है। अच्छा, मुझे बताओ पहले काम हुआ या पहले क्रियाएं बनी? पहले क्रिया बनी। देख लो एक बार आप, जवाब देने से पहले। पहले काम हुए या पहले क्रियाएं बनी? पहले काम हुआ फिर क्रिया बनी। हाँ, इसका मतलब पहले काम हुआ है भाई। ठीक है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। एक बार अपन जाते हैं कहीं पीछे, है हमारे ग्रैंड पा कोई तो होंगे ना भाई, भले बंदर ही हो। अरे कोई तो था ना भाई, था ना? और कहते हैं कि बंदर क्या हो गए धीरे धीरे, अरे इंसान बन गया ना भाई। तो हम कहीं पहले बंदर थे, अब क्या हो गए? लेकिन आज जो बंदर दिख रहे वो इंसान क्यों नहीं हुए भाई? बंदर इंसान हो गया तो आज भी तो बंदर दिखते हैं आपको पेड़ों पे, क्या उनमें परिवर्तन नहीं आया? इसका ये वाली थ्योरी कैसी है? गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इंसान बंदर से कभी नहीं, इंसान इंसान ही था। अब वो छोटा था बड़ा था अलग बात है।
बाकी थ्योरी है कैसी गड़बड़। तो एक बार क्या करते हैं अपन, पीछे जाते हैं। पहले हमेशा काम हुआ है, क्योंकि पहले भाषाएं नहीं थी, पहले सिर्फ काम होते थे। अच्छा, आज से सैकड़ों साल पहले करते थे, भाषा कहाँ थी? अरे भाषा तो अब बन के आई मॉडर्न टाइम में ना पूरी तरह से, पहले भाषा नहीं थी, पहले वैसे इशारों में काम होते थे आपके ना। तो बात करें जरा पीछे जाके एक बार, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ब को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको देखकर? ग्रैंडपा के, ग्रैंडपा को देखकर। तो हमने उन पर नज़र रखी, तो हमें नजर आया ग्रैंडपा कुछ काम करते, कैसे? रोज़मर्रा में कुछ न कुछ काम करते हैं। सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। तो कुछ काम कैसे करते हैं नजर आया? वो रूटीन में। इसका मतलब जो काम रूटीन में होते हैं वो कैसे होते हैं? अरे फर्स्ट वर्ब से होते हैं भाई साहब। जैसे आप उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम किल करते हैं, क्या है ये? अरे कौन सी वर्ब से करते हैं आप? अरे फर्स्ट वर्ब से करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, फिर हमने देखा तो एक दिन काम करते बाबूजी हमको नजर आ गए, तो काम क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। तो हमने वर्ब कौन सी बना दी? कंटिन्यूस। तो जो काम रोजमर्रा में होते हैं उसके लिए कौन सी वर्ब डिसाइड की हमने? क्रिया का पहला फॉर्म, ठीक बात है। उसको दो कैटेगरी में ले लिया, सिंगुलर और प्लूरल। एक करता है तो सिंगुलर सेंस में और ज़्यादा करेंगे तो प्लूरल सेंस में, ठीक बात है। तो रोजमर्रा काम कैसे होते हैं? फर्स्ट वर्ब से होते हैं, क्रिया का पहला फॉर्म से होते हैं। और वही काम यदि चल रहा होता है तो अरे फोर्थ वर्ब से हो गया आपका, जिसको बोलते हैं आईएनजी वर्ब, ठीक बात है। और एक बार काम जब जारी हो जाता है, चालू होता है, तो कभी तो खत्म होगा कि नहीं भाई? इसका मतलब चलता हुआ काम जिस वक्त खत्म होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट ना, उसे बोलते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट में कौन सी वर्ब काम में आती है आपकी? थर्ड वर्ब, ठीक बात है। और काम पूरा होने के बाद जब कुछ समय गुजर गया तो वो बना आपका पास्ट, उसमें कौन सी वर्ब बनी आपकी? सेकंड। रोजमर्रा में होने वाला काम पहली वर्ब से, जारी काम फोर्थ आईएनजी वर्ब से, पूरा काम थर्ड वर्ब से, और काम खत्म होकर समय निकल गया तो सेकंड वर्ब से, ठीक बात है। और जो काम आप रोजमर्रा में करते हैं वही काम करने की कभी तो आपके अंदर इच्छा जागृत होती है और कभी आपकी मजबूरी होती है। इच्छा हुई तो पांचवी क्रिया, और मजबूरी तब भी क्या होगी? आपकी पांचवी क्रिया होगी, और किसी न किसी के साथ क्या करेगी? कॉम्बिनेशन बनाएगी। तो पांचवी क्रिया में क्या हुआ? इरादा बना, और क्या बना? कंपल्सन। अब कैसे बना? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये क्या है? अरे फर्स्ट वर्ब है, मेरा रोजमर्रा का काम है। लोग मुझे पूछते हैं क्या करते हो, मैंने कभी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा रूटीन का काम है। और रूटीन काम कैसे होता है? फर्स्ट वर्ब से होता है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी प्रोग्रेसिव काम है। कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे? फोर्थ वर्ब आएगी आपकी, ठीक है। और अभी 2 घंटे 1.5 घंटे बाद क्या हुआ? ये वाली क्लास पूरी, कहता है ओके, ठीक है, आज यहीं तक। क्या बनेगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि आपके सामने काम खत्म हो रहा है। और जब आप यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद क्या बन जाएगा? ये पास्ट बन जाएगा, सेकंड वर्ब बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे मन में आता है यार कि पढ़ाना है, बच्चे तो गए हैं, क्या कराना है? नहीं, पढ़ाना है, इरादा हुआ, ठीक बात है। और कभी कभी क्या थक जाते हैं, कहते हैं यार पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, विद्यार्थियों को जो खाना बनाते हैं वो उनका इरादा है कि मजबूरी है? ये मजबूरी है। कुछ विद्यार्थियों को खाना बनाना पड़ता है, ये क्या है? अरे भाई साहब मजबूरी है। कौन सी वर्ब आएगी इधर? ये फिफ्थ वर्ब आएगी कहीं ना कहीं आपकी, ठीक बात है। और कई बार खाना बनाने की बड़ी इच्छा होती है कि चलो यार क्या करते हैं, खाना बनाएं मिलकर। तो हमें खाना बनाना है, तो क्या बनाइए? अरे इरादा हो गया आपका, ठीक बात है। तो रोजमर्रा में होने वाला काम पहली वर्ब से, जारी काम फोर्थ वर्ब से, पूरा काम थर्ड वर्ब से, समय निकल गया तो सेकंड वर्ब से, और इरादा मजबूरी है तो फिफ्थ वर्ब से होगा। तो इसमें 2 कैटेगरी होगी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जिनसे टेंस का पता चलता है फाइनाइट, जिनसे टेंस का पता नहीं चलता क्या होगी आपकी? नॉन फाइनाइट। तो अब इसे एक बार कॉपी करें। तो फाइनाइट कौन कौन सी होगी हमारे पास? गो। कौन सी हो गई? ये गो नहीं है, इट्स गो। हाँ, इट्स गो। फोनेटिक्स में अब इसे थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दो तो फोनेटिक्स आपके लिए इजी हो जाएगी। तो देखिए कोई से भी वर्ब हो उसका पैटर्न इस तरह से बन के आएगा आपका फॉर्म्स के रूप में, ठीक बात है। जिसमें 3 क्या होगी आपकी? फाइनाइट, और 3 ही क्या होगी आपकी? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कौन सी हो गई? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और फर्स्ट के 2 फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल, और सेकंड वर्ब ये क्या होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब होगी, जिनका अपना क्या होता है? टेंस। और टेंस वाली क्रिया बिना सब्जेक्ट के यूज हो सकती ही नहीं, और फिर भी हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सेंटेंस में।
अच्छा ये कहाँ से निकली आपकी भाई, मैन वर्ब में से निकली फाइनाइट वर्ब। तो अभी अपन फोकस कहाँ करते हैं, फाइनाइट वर्ब पे, ठीक बात है। इसका जिक्र अभी थोड़ी देर बाद होगा इस टॉपिक के अंदर, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक बात है। अब फाइनाइट वर्ब कहाँ से निकलेगी, तो जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है सारी की सारी क्या होती हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती सारी क्या होती है आपकी, फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है टोटल इंग्लिश में, प्रश्न आ चुका ग्रेड सेकंड में। हाँ हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है टोटल, 24। कितनी होती है, 24। कहाँ से निकलेगी, तो उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है, उनका पेरेंटल स्टेटस भी है, वो कहीं से निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी, तो अब लिखिए अगला पॉइंट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की अलग अलग कैटेगरी है। तो मैन वर्ब में क्या लिया आपने, फॉर्म्स लिए, उसकी कितनी फॉर्म बनी टोटल, 5। 5 में जो पहली वर्ब है उसके 2 रूप लिए अपने, सिंगुलर और प्लूरल। तो फॉर्म तो कितनी होती है, 5 ही होती हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ब के 2 रूप, एक सिंगुलर वाला और एक, ठीक है। उसमें से 3 क्या बन गई आपकी, फाइनाइट, और बाकी क्या होगी आपकी नॉन फाइनाइट। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी होती है, हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती है वो कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से निकलेगी, तो जरा देखिए, एक होती है हमारी बी वर्ब, और जानते बी वर्ब में से क्या निकलेगा भैया, मोड़ो कया, हाँ बी में से क्या निकलेगा भाई, यहाँ तो इसे बोलते हैं बी, ऐसे बोला जाता है बी वर्ब। क्या बोलेंगे आप इसे, तो बी वर्ब में से क्या निकलेगा आपका, इज, क्या निकलेगा, आर, क्या निकलेगा, एम, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, इट्स नॉट वाज, इट्स वॉज, ठीक है। और क्या निकलेगा, वर। अच्छा इज कैसा है, प्रेजेंट का सिंगुलर, आर कैसा है, प्रेजेंट का प्लूरल, और एम कैसा है, प्रेजेंट का सिंगुलर। अच्छा एम सिंगुलर की प्लूरल देख लो भी, आप कहोगे वैसे मानना पड़ेगा ना। तो एम इज ऑलवेज सिंगुलर, जो कहाँ बनाता है कॉम्बिनेशन, आई के साथ, कल कहा था मैंने कुछ आपको, है। अच्छा वॉज कैसा है, पास्ट का सिंगुलर, और वर कैसा है, तो इसमें आपको कौन सा पता नहीं है, अरे पता तो है, सिर्फ नाम ही तो बदला है। क्या बदला है, फाइनाइट वर्ब, बाकी कुछ नहीं किया। ये जा रहे हम वो जो छठी क्लास है आपको पता है ना। आज क्या किया, सिर्फ नाम बदला इसका, और कुछ भी नहीं किया अपन ने। और इन शब्दों को पता नहीं आपने कितनी बार लिखा होगा अपने कर कमलों से, लेकिन जब पूछते हैं ना कि बी वर्ब में क्या क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो बी वर्ब में क्या होगा, इजार और क्या होगा आपका वॉज वर, और छठा शब्द यहाँ होता ही नहीं है, ठीक बात है। अच्छा इसी बी में से एक और निकलता है, पता है क्या, बी खुद, क्या निकलता है, बीइंग, और क्या निकलेगा, बी, ठीक बात है। तो इजार एंड वॉज और कैसी वर्ब होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब। और बी, बीइंग और बीन ये कैसी है, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिनका अपना टेंस नहीं होता है। कहाँ से निकल के आती है, बी में से। तो बी का फाइनाइट पूछा तो इजार एंड वॉज, और बी का नॉन फाइनाइट पूछा तो बी इटसेल्फ, बीइंग, और क्या होगा आपका बीन, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या होता है, देखिए आपकी हैव वर्ब होती है। और बताओ हैव वर्ब में से क्या निकलेगा, अरे 3 आइटम निकलते हैं भाई साहब, हैज, हैव और हैड, चौथा शब्द होता ही नहीं है। तो क्या निकलेगा इसमें से, हैज, हैव, और क्या निकलेगा इसमें से, हैड निकलेगा। तो बताओ हैज कैसा है, प्रेजेंट का सिंगुलर, हैव कैसा है, प्रेजेंट का प्लूरल, और हैड कैसा है, पास्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, कोई लेना देना ही नहीं इससे, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद क्या होता है आपके पास, क्या होती है, अरे डू वर्ब होती है। और डू में से क्या निकलता है, डू, डज ना, डू, डज और डिड, डन नहीं, डूइंग नहीं, टू डू नहीं ना, फिर वो क्या बन जाएगी, फिर वो मैनर बन जाएगी। अजय डू से बनाते हैं, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, टू डू, तो क्या बन जाएगी, फिर मैनर बन जाएगी। अभी किसकी बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब डू, डज और डिड मैन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक बात है। अच्छा हैज, हैव, हैड मैन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज, हैव और हैड ये तीनों क्रियाएं मैन वर्ब भी है और
हेल्पिंग वर्ब भी है। अब कब तो इसे बोलेंगे आप ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, कब बोलेंगे आप इसे मेन वर्ब। तो सीधा से कॉन्सेप्ट क्या है, जब हेल्पिंग होगी तो ये मेन नहीं हो सकती और मेन होगी तो फिर मेन हेल्पिंग होती कब है। अच्छा, खुद का सेंस क्या देगी, जैसे खुद का अर्थ देती है, उनके साथ कोई हेल्पिंग अरे सीधा सा बात है बाबा नहीं मैन वर्ब नहीं आती ना। ना, अरे इतना नहीं करना, इजी इजी वे में बिल्कुल हल्के हल्के से। हैज हैव और हैड जब अकेला आता है ना तो मेन वर्ब है, और किसी के साथ में आ गया तो जैसे बीन के साथ अरे हेल्पिंग वर्ब है रे बाबा, मतलब पता नहीं भाई, अरे सब पता है, पता करने की जरूरत है। हैज हैड कैसे आ रहे हैं आपके, अकेले आ रहे हैं बिना किसी के साथ में, तो क्या है वो, मैन वर्ब अरे मेन वर्ब है, और किसी के साथ में आ गए तो अरे हेल्पिंग वर्ब है। कैसे जरा देखिए, एक आदमी को आप ज़्यादा देखते हैं, उसे बोलते हैं कि ये नौकर इधर आ, अकेला जा रहा है बेचारा वो अकेला, और क्या बोलते ये नौकर इधर आ। उसने आपसे पूछा कि भाई साहब आपने मुझे नौकर कैसे कहा, मैं तो अकेला हूँ, खुद ही मालिक हूँ मेरा, मैं तो मेन वर्ब हूँ। और वही आदमी अगले दिन किसी महिला के साथ कहते हैं मैडम धूप तो नहीं है, छतरी के साथ साथ चल रहा है, अब क्या है वो, नौकर है। अब वो नौकर है, अब वो क्या बन गया, वो हेल्पिंग हो गया। तो हैज हैव हैड अकेले आती है तो मेन वर्ब, और किसके साथ आ गई तो, और देखो कोई भी नौकर किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, जहाँ होगा वही होगा, और ज़बरदस्ती की तो गलत हो जाएगा। तो हैज हैव किसके साथ आएगी, ये सारा सिस्टम पहले से क्या है बना हुआ है, और जैसा इंग्लिश कहती है वैसा करते जाओ, गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर क्या होती है आपकी डू वर्ब में से क्या निकलेगा, डू क्या निकलेगा, डज, और क्या निकलेगा ये डेड। बताओ डू कैसा है, प्रेजेंट का प्लूरल, डज कैसा है प्रेजेंट का सिंगुलर, और डिड क्या हो गया आपका पास्ट, ठीक बात है। तो डू डज और डिड ये तीनों क्रियाएं मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। अच्छा, मेन वर्ब कब होगी, जब बेचारी अकेली आएगी रे बाबा, ठीक है, और हेल्पिंग कब होगी, जब किसी के साथ आएगी, ठीक बात है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो जो डू वर्ब और हैव वर्ब है ये दोनों तरह से काम कर सकती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मैन कब बन के आएगी, अकेली होगी तब, और हेल्पिंग कब बनेगी, जब किसी के साथ में। अब किसके साथ में आएगी ये मामला पहले से सेट है, उसका खुलासा करेंगे अगले स्टेप में, ठीक। तो बी वर्ब हो गई, हैव वर्ब हो गई, डू वर्ब हो गई, उसके बाद क्या होती है, नहीं होती, कुछ होती है ना, अरे क्या होती है भाई, क्या होती है। अब ऐसे गड़बड़ करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इट्स मॉडल, ये मॉडल नहीं है, इट्स मॉडल। डिप्थंग औ क्या होता है, औ हम क्या बोलते हैं, ओ नहीं है, क्या है, इट्स मॉडल, ठीक बात है। तो मॉडल, हाँ इट्स वर्ब, र का उच्चारण करने का नहीं, कब नहीं करना है आर का उच्चारण र के रूप में, तो आर के तुरंत बाद जब क्या होता है कॉन्सोनेंट होते हैं तो आर का उच्चारण एज ए र नहीं होता है। तो र उच्चारण होता कब है, जब वावल के साथ होगा, तो अदरवाइज करना ही नहीं है। और कुछ बता दिया था मैंने, फाइनल आर ना, फाइनल आर ई ना, फाइनल डबल आर नहीं, और ऐसा करोगे तो दिक्कत रहेगी, ठीक बात है। तो अब मॉडल वर्ब में से क्या निकलेगा, तो इसमें से कुछ निकल के आते हैं आपके मॉडल्स। कितने हैं टोटल, फुल कितने हैं 13, एक आधा भी है अपने पास, कौन सा, हाँ कल बताया था मैंने, क्वाजाई मॉडल जिसको बोलते हैं आधा मॉडल, पता है कौन सा है, हाँ हैड बेटर। और उसका मतलब क्या निकल के आता है, अरे अच्छा होगा भला होगा, इसी में भलाई है, समझ लो, ठीक है। अच्छा क्या क्या होता है लिस्ट आउट कर देते हैं। अच्छा विल का टेंस क्या है, अरे विल का टेंस क्या है, अरे बाबा फ्यूचर है, लेकिन कभी कोई प्रेजेंट भी होता है ये। तो मॉडल्स अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका अपना टेंस होता तो है, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, शेल। अच्छा विल और शेल में क्या डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंस, हाँ अब देखिए, एक हमने याद कर रखा है कबीर का दोहा, हो जाए कबीर के दोहे होते हैं, इसलिए दोहा बना रखा है, आई और वी के साथ शेल लगावे और बाकी के साथ विल लगावे। अरब में कहते हैं इस बात को भूल जावे, इस बात को भूल जावे। अब फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल इस्तेमाल होता है, शैल यूज होता ही नहीं है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि लैंग्वेज कैसी होती है, प्रोग्रेसिव होती है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इस शैल ने अपना फ्यूचर टेंस का सिस्टम छोड़ दिया, बाकी और काम करने लग गया ये।
लेकिन हमने जो याद कर रखा है ना, आई और वी के साथ क्या लगा हुए हैं, शैल, बाकी में क्या लगा हुए विल। ये याद नहीं रखना, अब इसे भूल जाना, ठीक बात है। वो है ना बचपन का प्यार भूल न जाना, लेकिन ये तो ये भूल जाने वाला हिसाब किताब है, ठीक है ना। सर ये इसमें मॉडल वर्ब में काउंट तो होता ही है ना फिर से। क्या चीज़ नहीं, काउंट तो है ना, काम तो करता है ना, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं बताता है। ये कुछ और भाव आ गए इसके अंदर, खत्म नहीं हुआ है, इसको हटाया नहीं उसमें से, सिर्फ फंक्शन बदला इसका, ठीक है ना। तो क्या बना आपका विल, क्या हो गया आपका शैल, क्या हो गया कैन, फिर क्या होगा देखिए मे। अच्छा विल क्या हो गया आपका, फ्यूचर बताते हैं नॉर्मली। शैल क्या होता है, इसका फ्यूचर से कोई नाता नहीं है, ये प्रेजेंट रूप में इस्तेमाल होता है और कुछ ना कुछ अलग तरह की बात बताता है। अच्छा कैन क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है? अरे कैन प्रेजेंट होता है भाई, ठीक बात है। अच्छा मे क्या होता है, प्रेजेंट की फ्यूचर, कैसे? इसका हो सकती है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो अरे संभावना बताती हैं, और संभावना का मतलब फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट ही है, ठीक है। इसका मतलब वो क्रिया है जिसमें पहले से कोई ना कोई भाव हाइड है, छुपा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? इसमें कोई भाव नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है। आर में कोई भाव नहीं, सिर्फ क्या है, प्रेजेंट का प्लूरल है। वॉज में कोई भाव नहीं है, क्या है, सिर्फ पास्ट का सिंगुलर है। वर में कोई भाव नहीं है, क्या है, पास्ट का प्लूरल है, ठीक बात है। और विल करेंगे तो कहता है ना, हाँ इसमें तो कुछ ना कुछ है, और बहुत सारी बातें इसमें क्या हुआ छुपी हुई हैं, वो उजागर करेंगे और याद कर लेंगे विद सेंटेंसेस, तो कोई दिक्कत नहीं। मॉडल आपके एग्जाम में सिलेबस में है, ठीक। अच्छा फिर क्या होगा देखिए, क्या ये वुड है या वुड है? इट्स वुड, ठीक बात है। लल्लो इज साइलेंट, तो एल के बाद जब आता है ना डी, तो नॉर्मली क्या होता है, ये एल साइलेंट हो जाता है आपका, ठीक बात है। लेकिन हर जगह नहीं होता है, एल के बाद जब डी आता है तो एल क्या होता है, साइलेंट, ठीक बात है। और हमने इसको याद कर लिया तो तकलीफ हो सकती है। जैसे एक वर्ड बोलता हूँ MILD, अब इसको शांत कर लो यहाँ पे कहता नहीं हो सकता मैं शांत, ये तो क्या रहेगा आपका माइल्ड ही रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, LD में एल क्या होता है, साइलेंट होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। अच्छा वुड क्या प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, क्या है ये, कैसे पता चला? अब हम कहते हैं कि विल का पास्ट क्या होता है, ये कहाँ लिखा है, कहते हैं देखो होता है सर, मतलब तो भाई साहब ये विल का पास्ट वुड नहीं है, वुड का अपना स्वतंत्र यूज है, विल का अपना यूज है। लेकिन क्या किया, विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट, ये लाए कहाँ से कहते सर आ जाते हैं ये। अरे बाबा वुड पास्ट भी है और वुड प्रेजेंट भी है। अच्छा वुड में होता है क्या बेसिकली, वुड में होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या होता है, और रिक्वेस्ट भाई साहब न तो पास्ट में हो सकती है और रिक्वेस्ट ना फ्यूचर में हो सकती है, ये तो किस में होती है, प्रेजेंट में ही होगी। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ पेन देंगे आप, तो क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, अभी क्या है, अरे बाप प्रेजेंट, दे नहीं दे वो अगले की इच्छा है लेकिन है क्या ये, प्रेजेंट है, ठीक बात है। अच्छा पास्ट भी होता है ये वुड। अच्छा वाक्य लिख लेता हूँ, वैसे एक मस्ती के दौर में है ना। पता है तब तो वाक्य का मीनिंग आ जाएगा, नहीं पता तो इस वाक्य का मीनिंग निकाल सकते ही नहीं। क्या लिखा है, आई वुड स्मोक व्हेन आई वॉज एट स्कूल। अब बताओ इस वुड का मतलब क्या निकलेगा, सर इसका इसमें तो शायद पास्ट में यूज हुआ है हाँ तो क्या मीनिंग निकलेगा फिर, कि मैं स्मोक करता था जब मैं स्कूल में। अब देखिए मैं स्मोक करता था जब स्कूल में था। अब वुड का मतलब पास्ट हैबिट के बारे में जानकारी तब तो ठीक है, और वुड के बारे में पता नहीं कि पास्ट हैबिट होती है, तो इसका मीनिंग आप निकाल सकते ही नहीं। तो वुड क्या करेगा पता है, पास्ट हैबिट यूज टू की तरह काम करता है ये, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मैं धूम्रपान करता था। अब वुड में तो कभी था हमने देखा ही नहीं लेकिन होता है। तो वुड में पास्ट हैबिट भी होती है और वुड में रिक्वेस्ट भी होती है और वुड पास्ट काम भी करता है और वुड कभी कभी फ्यूचर में भी काम करेगा आपका। वैसे सर मेरी समझ में पता है वुड से ज़्यादा ये आई वॉज एट स्कूल से आया है कि जब मैं स्कूल में था तो
ये तो मैंने इजी बना के दिया था आपको ताकि बात आप पकड़ सकें। इसका मतलब भी वही है। इसका मीनिंग मैं पीऊंगा ना, इसका मतलब मैं स्मोक करता था ही होगा इसका मीनिंग। इसका प्रेजेंट हो गया ना। प्रेजेंट नहीं, धूम्रपान करता था इसका मीनिंग है, अब नहीं करता हूँ। और बोले आई विल स्मोक तो करूँगा, अब मामला भी नहीं है, देख लूँगा काम आगे होकर क्या बना आपका। और आई शैल स्मोक कहते करके दम लूँगा, जो तू कर ले कर ले। तो शैल लगाने से क्या हुआ, कुछ मामला बदल गया। विल में क्या हो गया आपका, फ्यूचर हो गया। इसका हर मॉडल में क्या होता है, कुछ ना कुछ भाव होते हैं जो क्या होते हैं हाइड है। आप उसे क्या करना है, सिर्फ खुलासा करना है और उनका अप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा फिर क्या होता है, अच्छा कोड क्या है, कैन का पास्ट। अरे बाबा कोड प्रेजेंट ही है आपका, ठीक बात है। हाँ कैन का पास्ट बोल देते हैं वो अलग बात है, बाकी स्वतंत्र यूज में सारे के सारे वर्ड्स हैं। कोड पास्ट भी है और कोड क्या है, अरे प्रेजेंट भी है। अच्छा कभी कभी रिक्वेस्ट करनी होती है किसी आदमी को, डायरेक्ट नहीं, वाया वाया है। जैसे आपके पिताजी से मेरे को मुलाकात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपसे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्या मैं आपके पिताजी से मिल सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कुड आई मीट योर फादर। तो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, पिताजी से नहीं। कहते हैं 1 मिनट देख के आ रहा हूँ, पर 1 नहीं, कहते हैं आप जा सकते हो। तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, तो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट होती कैसे होती है आपकी, कुड से होती है, ठीक बात है। अच्छा किसी बॉस से मिलना है तो बॉस के पहले भाई साहब सेक्रेटरी से क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो कुड आई स्पीक टू योर बॉस, क्या मैं आपके बॉस से बात कर सकता हूँ। तो पहले रिक्वेस्ट कैसी होगी, उस सेक्रेटरी से होगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो वाया वाया रिक्वेस्ट करना क्या होता है आपका, कुड से होता है। और डायरेक्ट रिक्वेस्ट है तो अरे वुड से होती है, ठीक बात है। अब अंदर पहुंच के बॉस के पास उससे नौकरी मांग रहे हैं, कहते हैं वुड यू प्लीज ऑफर मी ए जॉब। इसका मतलब क्या आप मुझे जॉब ऑफर करेंगे, रिक्वेस्ट कर दी डायरेक्ट, ठीक कोई बात नहीं। तो कुड हो गया। फिर क्या होगा देखिए, माइट, माइट क्या है, नहीं बोल दे ना मैं का पास्ट है, बोल तो कोई हर्ज नहीं है। माइट में होता है बहुत कम संभावना, क्या होता है, में संभावना ठीक ठाक होती है, और माइट में कैसी होती है, दूरगामी संभावना होती है। बादल बादल कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हो शायद बारिश हो जाए, इट मीन्स इट माइट रेन। और बादल छाए हुए हैं, कुछ घनघोर टाइप हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट मस्ट, इट मस्ट रेन। इसका मतलब तो बारिश करनी ही पड़ेगी, नहीं किया तो उस देवता को नीचे बुलाना पड़ेगा। मस्ट में सजा का प्रावधान होता है, नहीं हुई ना तो उस इंद्र देवता को नीचे आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा उससे। तो मस्ट अलग चीज होती है, ठीक बात है। अच्छा तो माइट में क्या होता है, बहुत कम संभावना होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है इसका, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, इसका मतलब नेसेसिटी, जरूरी मामला क्या होता है आपका, मस्ट से ही होता है, ठीक बात है। अब यदि आपसे कहते हैं कि जो लाल बत्ती होती है उसे क्या करते हैं आप लोग, अच्छा क्रॉस करते हैं, रेड सिग्नल करते हैं भी, क्या क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, यहाँ रुकते हैं आप। तो वहाँ पे देखिए समझाने की बात नहीं है, कानूनन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब यू मस्ट नॉट क्या, अच्छा लाल बत्ती क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, अच्छा जंप करते हैं। अच्छा क्रॉस किस किस ने किया, तो देखिए जो रेड बत्ती आप तोड़ के जाते हैं कि नहीं, वो क्रॉस नहीं होती है, वो जंप होती है, क्या होती है। लेकिन हम लोग बोलते क्या नॉर्मली, क्रॉस ना, क्या होता है। तो वी मस्ट नॉट जंप द रेड सिग्नल्स, क्या बोलना पड़ेगा, जंप ना कि क्रॉस। तो वो कानूनन है वहाँ से, अब ठीक बात है, वहाँ समझाने का सिस्टम नहीं है। समझाते बुझाते वहाँ क्या होता है, जहाँ समझाना है, बुझाना है, सुझाव देना है, सलाह देनी है, वो सारा किससे होता है, शुड से होता है। फिर क्या होता है, आउट नहीं, इट्स ऑट, क्या होता है, ऑट। क्या लगता है ऑट के साथ, टू, और टू कैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में। इसका किसका हिस्सा है, ये इसका है किसी और का है, ये इसका हिस्सा नहीं, किसी और का हिस्सा है। लेकिन हमने क्या हुआ, ऑट टू याद कर लिया, इसको पकड़ के कहते आ इसी के साथ में,
अरे टू आगे वर्ब का हिस्सा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया, किसके साथ, ऑट के साथ। तो ऑट अपने बाद कौन सी क्रिया लेती है बताएं, फिफ्थ वर्ब लेती है, पांचवी क्रिया जो बोलते हैं टू फर्स्ट वर्ब लेती है कि नहीं। तो जब टू फर्स्ट आती है तो ऑट को क्या किया हमने, टू के साथ सेट कर लिया। तो ये ऐसा नहीं है, ऑट टू नहीं, ऑट टू फर्स्ट वर्ब जो आगे आएगी आपके, ठीक बात है। तो कैसे लिखा है ये, तो किसी भी ऑथेंटिक बुक में जो देखेंगे ना आप ऑट, तो टू हमेशा कैसे लिखा मिलेगा आपको, इसका मतलब ये इसका हिस्सा नहीं है, ये किसी आगे आने वाले का हिस्सा है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या होता है, क्या है, क्या है, यूज्ड है कि यूज्ड। नॉर्मली ईडी का उच्चारण क्या होता है, टा से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तभी इसका उच्चारण क्या हुआ, यूज्ड, टा नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक बात है। और जो टू लिखा है ये किसका पार्ट है ये, अच्छा इसका टेंस क्या है, तो यूज्ड का टेंस हमेशा पास्ट होता है, ऑलवेज पास्ट, और किसी टेंस में यूज होता ही नहीं है, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, किसके बाद, यूज्ड खुद ही पास्ट टेंस से बेचारा है, ये सेकंड ले ही नहीं सकता है, इसके बाद तो क्रिया का पहला फॉर्म आएगा, ये खुद ही पास्ट है, कुल मिलाकर खुद क्या है ये, वो अभी पूछ लें, लगा देंगे अभी अगले स्टेप में, ठीक है ना। बस अभी यूज्ड क्या है, प्योर पास्ट टेंस में काम में आता है आपका, ठीक बात है। और फिर क्या लिखा है, डेयर का मीनिंग क्या होता है, हाँ इसका मतलब साहस क्या होता है, हिम्मत होता है, ठीक बात है। बोलते हैं कई बार बिना परमिशन आ जाता अंदर, कहते हैं अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, कहते हैं हाउ डेयर यू कम इन, दरवाजा खुला था, हिम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे हैं। तो डेयर में क्या होता है, क्या होता है, साहस होता है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या होता है, नीड। अच्छा नीड का मीनिंग क्या होता है, जरूरत, यहाँ क्या होता है, आवश्यकता होती है, जरूरत के रूप में इस्तेमाल होता है। तो कितने हो गए टोटल, अरे गिन लो ना भाई, कितने हो गए, 13, ठीक बात है। और आधा कौन सा है, इसे अंग्रेजी क्या मानती है, आधा मॉडल, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, क्वाजाई मॉडल। तो ये क्वासी नहीं है, क्या है, क्वाजाई। अब उच्चारण पता चला तो ठीक है, नहीं पता होता तो फिर हमारे हिसाब से करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, क्वासी। तो दिस नॉट क्वासी, क्या है ये, क्वाजाई। कैसे बोलेंगे, भोजाई की तरह होता है ना, भोजाई हरजाई, और क्या हुआ, क्वाजाई। तो ये आधा मॉडल माना गया है। तो कितने हो गए हमारे पास मॉडल्स, अभी आधे को छोड़ दीजिए एक बार, कितने हैं, 13। डू वर्ब में कितनी हो गई, 3। है वर्ब में कितनी हो गई, 3। बी वर्ब में कितनी हो गई, फाइनाइट वर्ब के रूप में। ये तो कैसी है आपकी, ये तो नॉन फाइनाइट है आपकी, ठीक बात है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, तो कितनी होगी अपने पास, ये 5, कुल मिलाकर कितनी हो गई। अभी सबको आप काउंट कर लो तो कितनी होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, 24। और प्रश्न आ चुका आपका ग्रेड सेकंड में ही है, ठीक बात है। तो कितनी होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, 24 होती है। और इन सब का अपना क्या होता है, टेंस होता है। और जब ये क्रिया आएगी तो क्या मांगती है, अरे सब्जेक्ट मांगती है। इसका जितनी भी क्रिया आपकी 24 क्रिया जब भी कहीं आएगी सेंटेंस में, तो ये बिना सब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकती, इनका अपना सब्जेक्ट होगा ही होगा। अब इसे कॉपी कर लीजिए एक बार, लेकिन सबका एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, जरा ध्यान देना। आप क्या देखे, विल, फिर क्या लिखा है, शैल, फिर क्या लिखा है, क्या, इट्स कैन, कैन नहीं कैन। अच्छा फिर क्या लिखा है, ये मे नहीं, इट्स मे ही, क्या होता है, डिप्थोंग ए, क्या होगा, इट्स मे ही। फिर क्या हुआ, वुड, फिर क्या हुआ, कुड, फिर क्या हुआ, माइट, क्या होगा, मा में डिप्थोंग आई, माइट। फिर क्या होगा, ये मस्ट, क्या होगा, म में आधा अ, मोस्ट नहीं है, मस्ट, क्या होगा, मस्ट। फिर क्या लिखा है, शुड। फिर क्या लिखा, ऑट, गले से बोलना पड़ेगा, ऑट, आउट नहीं, ऑट। फिर क्या लिखा है, यूज्ड। फिर क्या लिखा है, डे, डे अरा नहीं, डे अ, फाइनल आरे का उच्चारण
नहीं होता है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, नीड, न में बड़ी की मात्रा और ड, क्या होगा, दैट इज नीड। और फिर क्या लिखा है, हैड बेटर, क्या होगा, हैड बेटर, बेटर नहीं, बेटर, ठीक है। अच्छा, इसका हिसाब किताब अभी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास टोटल फाइनाइट वर्ब कितनी हुई, टोटल, फाइनाइट वर्ब हाँ जी, 24। ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फाइनाइट मैन वर्ब भी तो होती है भाई, कितनी होगी, 27। 24 तो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और 3 क्या होगी आपकी मैन वर्ब। 3 कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट वर्ब प्लूरल, फर्स्ट वर्ब सिंगुलर और सेकंड वर्ब, ठीक बात है। तो कितनी होगी टोटल, 27 क्रियाएं जो होती है जिनका अपना क्या होता है, टेंस होता है, और इनके बगैर सेंटेंस बन सकता ही नहीं। तो आपने नाम सुना है A.S. हॉर्नबी का, हाँ सर, कौन है ये, एस हॉर्नबी सर, किसी ने ना इनकी इंग्लिश की बुक गाइड की थी कि इनका ग्रामर क्वेश्चन अच्छा नाम तो सुना है ना भाई। हाँ, तो A.S. हॉर्नबी ने, ये ग्रामरियन हुए, क्या हुए, ग्रामर बनाने वाले हुए, ठीक बात है। तो इन्होंने कई तरह के अलग अलग बुक्स लिखी, किस पे, ग्रामर पे। तो इन्होंने एक वर्ब पैटर्न की बुक बनाई है, मतलब किताब लिखी पूरी पूरी, किस पे लिखी है, वर्ब पैटर्न पे। और ये प्रश्न बनता है कि वर्ब कितने पैटर्न में काम में आती है, तो 27। इसका मतलब पूरी इंग्लिश में भाई साहब 27 वाक्य बनते हैं, 28 वाक्य बनता ही, जानते क्यों, क्योंकि टेंस वाली क्रियाएं कितनी है हमारे पास, 27 क्रियाएं ही है। तो कितने होते हैं वर्ब पैटर्न, टोटल 27 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट वर्ब कितनी है, 27 है, और उनके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक बात है। तो ये बात समझ में आई एक बार। तो कहाँ कितने टाइप की हमारे पास वर्ब हुई, एक वर्ब होगी आपकी मेन वर्ब, एक वर्ब होगी बी वर्ब, एक कौन सी हो गई, हैव वर्ब, एक कौन सी हो गई, डू वर्ब, और क्या होगी आपकी मॉडल वर्ब। अभी किस कैटेगरी में ले रहे हैं अपन लोग, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसका मतलब मेन वर्ब है, इसमें 2 कैटेगरी हो गई, कुछ कैसी होगी फाइनाइट और कुछ कैसी होगी आपकी नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कौन सी होगी, थर्ड वर्ब, कौन सी होगी, फोर्थ, और कौन सी होगी आपकी फिफ्थ, और तीनों कैसी होगी आपकी नॉन फाइनाइट, जिनका अपना को टेंस नहीं है। और बाकी बची कौन सी, फर्स्ट का सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट का प्लूरल और सेकंड वर्ब, ये कैसी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, 27 फाइनाइट वर्ब हो गई, और 27 ही क्या बन के आते हैं आपके वर्ब पैटर्न बन के आते हैं A.S. हॉर्नबी के अनुसार, ठीक बात है। हालांकि हॉर्नबी के बारे में पूछेंगे नहीं आपको इस ग्रेड सेकंड में, लेकिन थोड़ा बहुत पता है तो दिक्कत भी नहीं है। तो अभी एक नेचर समझ में आ गया फाइनाइट वर्ब का, क्या फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता है, फाइनाइट का अपना सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में एक ही आ सकती है, इसके अलावा गुंजाइश ही नहीं, ठीक बात है। अब एक नोट लिखिए इसके नीचे। अच्छा, अब मेरा सवाल समझना पहले आप, वर्ब की बात कर रहा हूं मैं आपके, एक वर्ब में कितने शब्द हो सकते हैं मैक्सिमम, एक वर्ब बनने के लिए कितने शब्द हो सकते हैं मैक्सिमम, भाई सिंगल तो हो ही सकता है ना, हाँ मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, सर, एक इसके कितने शब्द होते हैं मैक्सिमम, कभी ध्यान दिया क्या, समझ में नहीं आ रहा एक क्रिया में कितने शब्द हो सकते हैं मैक्सिमम, एक क्रिया में। सर। तो अच्छा, गो में कितने शब्द हैं, ए भाई साहब मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल सही सुनना आप, ठीक है ना। गौ में कितने शब्द हैं, एक ही है। इज गोइंग में, अरे 2 हो गए ना, कोई दिक्कत हो रही है। विल बी गोइंग में, विल हैव बीन गोइंग में, और आगे गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब क्रिया की लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 4 वर्ड्स की, कितनी होती है। इसका मतलब किसी क्रिया में मैक्सिमम कितने शब्द हो सकते हैं आपके, 4 शब्द हो सकते हैं, ठीक बात है। और जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो आगे पढ़ने में आएगा, जो लाइन बोलता हूँ ये आगे आएगा वर्ब फ्रेज, वहाँ पूछेंगे वर्ब में कितने शब्द हो सकते हैं थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली कितने होते हैं, 5, और प्रैक्टिकली कितने होते हैं, 4। अब ये क्या रहा, तो इसकी बात भी करेंगे बाद में, ठीक बात है। तो प्रैक्टिकली कितने शब्द होते हैं आपके, वाक्य बनेंगे तो मैक्सिमम 4 वर्ड्स हो सकते हैं, 5वां शब्द उसमें शामिल नहीं हो सकता, और हुआ तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा का मतलब नहीं बनेगा। तो लिखो कि नोट करके। तो लेकिन जब किसी क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो जब किसी क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो
तो उस क्रिया का पहला शब्द, तो उस क्रिया का पहला शब्द, तो उस क्रिया का पहला शब्द हमेशा फाइनाइट वर्ब होता है। उस क्रिया का पहला शब्द हमेशा फाइनाइट वर्ब होता है। तथा बाकी सारे शब्द, तथा बाकी सारे शब्द नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। फिर लिखिए अगला पॉइंट, देखिए किसी क्रिया में या किसी वर्ब में मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा, किसी क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्द हो सकते हैं। किसी क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द हो सकते हैं आपके? 4 शब्द हो सकते हैं। ठीक बात है। जैसे क्या लिखा देखिए, विल हैव बीन टीचिंग। क्या बना देखिए, विल हैव बीन क्या हो गया आपका? टीचिंग। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है आपकी? तो किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो क्रिया का पहला शब्द क्या होता है आपका? फाइनाइट। और बाकी जो भी आएंगे वो सारे कैसे होंगे आपके? नॉन फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, उनसे टेंस का पता आपको नहीं चलेगा। तो बताओ टेंस का पता कहाँ इससे चलेगा? इससे, किससे, किससे? टेंस का पता चलेगा आपको सिर्फ विल से। और इस विल का संबंध किससे होगा? जो पता है, सब्जेक्ट से होगा। ठीक बात है। तो विल क्या हो गया आपका? फाइनाइट वर्ब। हैव कैसा है? नॉन फाइनाइट। बीन कैसा है? नॉन फाइनाइट। और टीचिंग क्या आपका? नॉन फाइनाइट। अच्छा, इसके अलावा और कोई वर्ब बनती है जिसमें 4 शब्द आ सकते हैं? ये तो आ ही रहे। अच्छा, इस टेंस का नाम क्या देंगे आप? अरे टेंस का नाम दे सकते हैं कि नहीं? अच्छा, विल से क्या हो गया? अरे फ्यूचर हुआ कि नहीं? और आईएनजी से क्या हुआ? कंटिन्यूस। लेकिन कैसा कंटिन्यूस है ये? नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस है लेकिन कैसा वाला? और जानते हैं बीन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? थर्ड। तो देखिए विल से क्या बना? फ्यूचर। हैव क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट कर रहा है किसके बीच में? इस विल और बीन के बीच में। इसका कोई रोल नहीं यहाँ पे। और बीन से क्या बनेगा पता है? ये परफेक्ट फॉर्म है किसका? बी का। और फोर्थ क्या है ये? और सब मिलाकर क्या बोलेंगे आप इसे? तो कहाँ दिक्कत आई? इसका टेंस कौन बनाता है? हम बनाते हैं कि वर्ब के कॉम्बिनेशन बनाते हैं? अरे बाबा, वर्ब के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं आपके? टेंस बनते हैं। और हमने क्या कि पहले टेंस का नाम याद किया, उसके बाद वर्ब ढूंढ रहे होते हैं। अरे पहले वर्ब को ढूंढ लो, टेंस अपने आप बन जाएंगे, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब ये कब इस्तेमाल होगा, इसका भी एक सिस्टम है। भी कब यूज़ करना है इस टेंस को देख लेंगे बाद में। तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे भैया आप? सिर्फ इसका मीनिंग निकालना। अभी वर्ब का तो क्या मीनिंग निकालेंगे आप? अरे बाबा, पढ़ा रहा होगा। क्या होगा इसका मतलब? पढ़ा रहा होगा, इसका मीनिंग निकलेगा। क्योंकि विल में क्या होता है? फ्यूचर की बात आती है। फ्यूचर का मीनिंग क्या हुआ? कोई काम कर रहा होगा, अंदाजे में आपका काम हो रहा है। ठीक बात है। अच्छा, एक वर्ड और लिखना वर्ब के रूप में। सही है गलत आप डिसाइड करेंगे, मुझे जानकारी थोड़ी कम है इसकी। क्या लिखा है? विल हैव बीन टॉट। अच्छा, पहले तो ये बताओ, कॉम्बिनेशन सही है भी कि नहीं? हो सकता है जैसे हो सकता है, इसका मतलब गुंजाइश है इसमें कुछ? सर ये तो सेकंड वर्ड नहीं, कैसे लगी मतलब आपको? अच्छा, सेकंड वर्ब सी लग रही है।
हाँ भाई, सर मतलब अब देखो भाई साहब, टेंस पढ़ पढ़ के अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं। अरे पहुँचे कि नहीं? पढ़े हैं पक्का। वो अलग बात है कि हिंदी मीडियम से शुरुआत कहाँ से हो गई थी आपकी? छठी क्लास से हुई थी ना, इंग्लिश की हुई थी। चलते गए चलते गए चलते गए, अब तक यहाँ तक पहुँचे। और भाई साहब पता है कितना हो गया? 6 18, समझ रहे हैं आप? कितने? 6 18, समझ रहे हो कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते? बहुत लंबा टाइम हो गया। तो आपको अंग्रेजी मजबूरी में पढ़नी है कि इरादे से पढ़नी है? तो वैकेंसी आने से पहले क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए नहीं, वैसे ही तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। और एग्ज़ाम देना है तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ती नहीं, अंग्रेजी पढ़नी है। और पढ़ने में क्या होगा, आपका इरादा, और पढ़नी पड़ती है तो मजबूरी हो गई। तो मजबूरी में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है। तो ये कॉम्बिनेशन सही है गलत? सही है ना? अच्छा, किस रूप में सही है? पैसिव फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, हो सकता है या है? हो सकता है। देखो भाषा में हो सकता का हिसाब किताब नहीं, या तो है या फिर नहीं है। सर ये गलत है। अच्छा, गलत क्यों है फिर? कहता है तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ विनय, क्या कहता है? पैसिव ये पैसिव फॉर्मेशन है। कैसे बना पैसिव? कैसे बना है ये? बीन थर्ड से पैसिव वॉइस बना है, ठीक बात है। अब अच्छा, विल क्या हो गया आपका? फाइनाइट वर्ब है। हैव क्या है? नॉन फाइनाइट। बीन क्या है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। और ई भी क्या आपका? नॉन फाइनाइट वर्ब ही है। कॉपी कर लीजिए इसे। सर ये सही है। सर हाँ बगैर जी। सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि पैसिव फॉर्म है भाई, में। बगैर सब्जेक्ट के डिसाइड कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में। ये तो मजे की बात है। सब्जेक्ट तो बेचारा कुछ नहीं, वर्ब डिसाइड करती है एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता है। एक्टिव वर्ब और क्या होती है? पैसिव। हमने कभी वर्ब को पहचाना नहीं कि एक्टिव है कि पैसिव है। हम तो सीधा करते हैं एक्टिव और पैसिव। कहाँ से हो जाता है ये मुझे नहीं पता पड़ता। सारी उल्टी प्रक्रियाएं अपनाई है जो भी किया है। इसको 2 कॉम्बिनेशन बन के आते हैं आपके पास, जिसमें कितने शब्द होते हैं? मैक्सिमम 4। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। जहाँ कितने शब्द होते हैं आपके? 4 हो सकते हैं, बाकी 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 1 हो सकता है। तो समझ में आ गया आपका? फाइनाइट वर्ब से क्या मतलब हो गया आपका? जिसका अपना टेंस होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, और एक सेंटेंस में एक ही आ सकता है, उसके अलावा गुंजाइश ही नहीं है। तो जितने सब्जेक्ट उतनी फाइनाइट वर्ब, और जितनी होगी फाइनाइट उतने क्या होंगे आपके सब्जेक्ट। और दोनों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। और नहीं है तो फिर गलतियां शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक बात है। अब लिख ले अगला पॉइंट। कौन सा लिखेंगे आप? नॉन फाइनाइट वर्ब का डाल दो हेडिंग। अच्छा मुझे बताओ, सेंटेंस का विस्तार कौन करता है? फाइनाइट वर्ब कि नॉन फाइनाइट वर्ब? सेंटेंस का विस्तार कौन करता है? फाइनाइट वर्ब तो भाई साहब एक ही आती है कुल मिलाकर, बाकी विस्तार कौन करता है? इसका मतलब किसी वाक्य की लेंथ बढ़ानी तो कौन काम करेगा वहाँ पे? नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, किसी वर्ब की लेंथ बढ़ानी तो कौन काम करता है? नॉन फाइनाइट वर्ब काम करती है। तो वर्ब की लेंथ कैसे बढ़ेगी? नॉन फाइनाइट से। सेंटेंस की लेंथ कैसे बढ़ेगी आपकी? नॉन फाइनाइट से। इसका मतलब जो चीज़ें पढ़ना था वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, और ये टॉपिक कभी किसी ने नहीं छेड़ा। कौन सा वाला? नॉन फाइनाइट वर्ब वाला ना। और नॉर्मली जो हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं, और छेड़ने के बाद फिर बहुत सारा ये मधुमक्खी का छत्ता हो जाता है, और बुक से ये टॉपिक कभी समझ में आज दिन तक आया ही नहीं, ठीक बात है। कोई नहीं, तो डाल दो हेडिंग किसका? नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब सारी कैसी होती है आपकी? फाइनाइट वर्ब होती है। और मेन वर्ब में कुछ फाइनाइट और कुछ कैसी होती है? नॉन फाइनाइट। ये मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, बहुत बड़ा इश्यू नहीं इसमें। इसमें लिखे नोट करके पहला पॉइंट। तो लिखे जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, लिखे जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं।
जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते वे क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, कहलाती हैं। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। फिर लिखिए अगला पॉइंट। अच्छा, सेंटेंस बनने के लिए क्या जरूरी है? कौन सी वर्ब? अरे फाइनाइट वर्ब भाई साहब। तो सेंटेंस फाइनाइट वर्ब के बगैर बनता ही नहीं है। इसका मतलब इफ देर इज नो फाइनाइट वर्ब इट मीन्स नो सेंटेंस एट ऑल। ठीक बात है। अच्छा, वाक्य बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है कि नहीं होता है? तो सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना कोई ज़रूरी नहीं होता। इसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है, कोई इश्यू नहीं इसमें। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो लिखिए सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं होता है। सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं होता है, उसके बिना सेंटेंस बन सकता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट। तो पॉइंट क्या लिखा देखिए, नॉन फाइनाइट का अपना टेंस नहीं होता, नॉन फाइनाइट का अपना सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है। और ख़ास बात देखिए, एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं है। रोक टोक किस पे है? फाइनाइट वर्ब पे। वो सिर्फ एक आएगी, और वो भी कैसे आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक बात है। तो अब लिखिए अगला पॉइंट। तो लिखिए एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं होता। अब लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर। कौन कौन सी होती है? तो देखिए फर्स्ट कैसी होती है? अरे प्लूरल प्रेजेंट फाइनाइट। फर्स्ट में एस कैसा होता है? सिंगुलर फाइनाइट प्रेजेंट। सेकंड कैसी होती है? फाइनाइट। सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। अब कौन सी बची हमारे पास? कौन सी बची? थर्ड वर्ब। अब ये कैसी दिखती है बनने में? कभी ईडी से, कभी ईएन से, कभी टी से, और कभी सिर्फ अकेले डी से भी बन सकती है। तो नॉर्मली क्या फॉर्म बन के आता है इसका? एंड में क्या होता है? समटाइम्स ईडी, समटाइम्स ईएन, समटाइम्स टी, और समटाइम्स क्या होता है आपका? इकलौता डी भी हो सकता है। कोई है वर्ड ऐसा याद जिसमें सिर्फ डी आता है? कटे ऐसे थोड़ी याद आएंगे तो यूज में ज़्यादा है डी। हैं? यूज में ज़्यादा है। किसमें? यूज के आगे डी। नहीं वो तो फिर अलग है। वैसे अगला डी आता है उसमें, कोई ई पहले से होता है उसमें। हाँ क्या होता है देखिए, हियर। हम इसे क्या बोलते हैं? हियर। हियर नहीं है, क्या है? हियर। फिर क्या बनता है? फिर हियर्ड, हियर्ड नहीं है, हर्ड, हर्ड। इसमें इकलौता डी लगता है, इसमें ई लगता ही नहीं है। फॉर्म तो पता है ना इसके? ये फॉर्म होती है आपकी सेकंड और थर्ड। कौन सी होती है? हर्ड, और क्या होता है? हर्ड। तो अकेला डी भी आ सकता है कि नहीं? अब बताओ इस थर्ड वर्ब का नाम क्या रखा हुआ है? अभी तक हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं? इसे थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब बोलते आ रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम बदलना पड़ेगा। बस इसे बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। सिर्फ नाम बदलना है। नाम बदल कर याद रख सकते हैं कि नहीं भाई? तो घर में कई बार बच्चों के नाम बदल देते हैं भाई, घर का प्यारा नाम और एक टेक्निकल नाम होते हैं कि नहीं भाई? तो ये कैसे हैं? प्यारे प्यारे नाम है। कौन से हमारे? थर्ड वर्ब। और टेक्निकल नाम क्या होगा इसका? ग्रामेटिकली इसे बोलना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका नाम है।
अब जैसे मान लो किसी आदमी का नाम भूतनाथ है तो भूत थोड़ी है वो, अरे सिर्फ नाम है, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम रखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, इसका अपना कोई टेंस नहीं होता। और इसमें होता क्या नॉर्मली, इसमें काम के पूरा होने का भाव होता है। ये क्या शो करता है? काम को पूरा होने का सिस्टम सेट करता है आपका, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद कौन सी वर्ब होती है आपकी? फोर्थ वर्ब कैसे दिखती है? ये दिखती है आपको आईएनजी, और इसका नाम क्या है? इसका भी तो नाम रखा हुआ कोई ना कोई, क्या है? कहते हैं तो सही, क्या नाम है इसका? तो ये जेरंड नहीं है, जेरंड है। ये गैरंड भी नहीं है क्या ये? इट्स जेरंड, ठीक है। इसी फोर्थ वर्ब का एक नाम और भी है, क्या है भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब एक ही जैसी दिखने वाली क्रिया अलग अलग काम कर सकती है। तो कभी क्या बन के आती है? जेरंड, कभी क्या बन के आती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रश्न बनता है कि जो उपरोक्त वाक्य इसमें जो आईएनजी फॉर्म यूज की गई है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरंड है? अब डिफरेंस पता है तब तो ठीक है, नहीं तो जो होना है सो अरे होना ही है। जेरंड होने का मतलब अभी लिख लो इतना बस, जेरंड का मतलब क्या होता है? ये नाउन बन के आएगा। तो थर्ड का नाम क्या रखा आपने? पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ के दो नाम रखे जरूरत के अनुसार, क्या क्या रखा? जेरंड, और क्या बनाया आपने? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पक्का है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो जेरंड नहीं होगा ये, और जेरंड होगा तभी है प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगा ये। इसका मतलब एक टाइम में ये दो काम नहीं कर सकता, वन टाइम वन थिंग, ठीक। अच्छा, उसके बाद कौन सी वर्ब होती है? सर आप इसका तो बताते कि जेरंड का तो नाउन होगा, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो कैसे? ये बहुत जगह टांग अड़ाता है। जेरंड सिर्फ क्या है? नाउन है, और पार्टिसिपल ये पता नहीं क्या क्या करेगा ये। तो यहाँ हाँ, जब नाउन नहीं है और फिर भी आईएनजी वर्ब है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब नाउन का कैसे पता करेंगे आगे अगले स्टेप में। अच्छा, उसके बाद कौन सी वर्ब होती है आपकी? फिफ्थ वर्ब। कैसी दिखती है ये? बढ़िया दिखती है? अरे बाबा ऐसे दिखती है, क्या है? जो क्रिया का पहला फॉर्म है हमारे पास डिक्शनरी वर्ड है, उसके पहले क्या लगा देते हैं? टू। तो क्या बन जाता है ये? पांचवी क्रिया बन जाती है। और इसका भी एक नाम रखा हुआ है, क्या नाम है इसका? आज सिर्फ नामकरण संस्कार कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना, एज ए पंडित का काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा दिमाग भी बड़ा अजब गजब है। एक आया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल, अगला बनता है फ्यूचर पार्टिसिपल, नहीं होता। तो ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है। किसी एक लेटर को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते आगे क्या लिखने वाला हूँ मैं। तो इसे क्या बोलते हैं भाई? टू, या क्या बोलते हैं इसे? फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है। अब आएगा आपका कंफ्यूज करने वाला शब्द, जो आपको कंफ्यूज करेगा पक्का। क्या करेगा? कड़ाचुक करेगा आपको वो। क्या है? फर्स्ट वर्ब। इसको लिखा आपने थोड़ी देर पहले कहीं? कहाँ लिखा है? अभी कहाँ लिख रहा हूँ मैं? कह रहे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, आप तो पक्ष बदल देते हो। सर अभी तो आपने लिखा है फिफ्थ वर्ड में भी कि फर्स्ट वर्ड के साथ। नहीं, दिखते ही अलग है ना ये तो। ये तो टू गो, टू सी, टू राइट, टू हेल्प, ये दिखता ही अलग है बेचारा। अभी क्या लिखा है ये? अभी फर्स्ट कहाँ लिखी थोड़ी देर पहले आपने? फाइनाइट में। अभी कहाँ लिख रहे हैं? तो अब मुझे बताओ, इस पहली क्रिया को देखकर कैसे पता चलेगा फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट? अच्छा, सब्जेक्ट के बाद कौन सी क्रिया आती है? फाइनाइट के नॉन फाइनाइट?
इसका मतलब जब भी क्रिया का पहला फॉर्म किसी सब्जेक्ट के साथ है तो क्या है, फाइनाइट है। इसके अलावा कहीं भी आपको सेंटेंस में दिखता है फर्स्ट शब्द तो क्या होगा, वो है नहीं। कंफ्यूज हम अपने आप होते हैं कतले। अब बताओ, पहली बार 2 जगह लिख दी इसने, टेंस में भी और बिना टेंस, हमें कैसे पता चलेगा? अरे पता चलने का तरीका है। तो इंग्लिश खुद क्या करती, कन्फ्यूजन पैदा करती है, और वो क्या करती है, उसका सॉल्यूशन दे देती है आपको साथ साथ में। तो क्रिया का पहला फॉर्म कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट के साथ, तो कैसा है, फाइनाइट वर्ब। और इसके अलावा कहीं भी दिखता है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में होगा, और इसका नाम रखा हुआ है। ये देखिए कैसे ये दिखेगी, फर्स्ट वर्ब जैसी दिखेगी आंखों से। कैसे करेंगे विजुलाइज आप इसको फर्स्ट वर्ब के रूप में, तो वो तो लिखना ही नहीं आपको कैसी दिखती है, फर्स्ट दिखती है कि नहीं। अब इसका नाम क्या है, अभी सिर्फ नाम याद करो इनके, ठीक है ना। तो क्या बनी आपके, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या होगी आपकी, थर्ड वर्ब कैसे बन के आती है, ईडी से, ईएन से, टी से और डी से बन के आती है। नाम क्या रखा है इसका, पास्ट पार्टिसिपल। फिर फोर्थ वर्ब होती है, क्या बन के आती है, आईएनजी। क्या बोलते हैं इसे, कभी जेरेंट और कभी क्या बोलते हैं इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों फंक्शन बिल्कुल कैसे होंगे, अलग अलग। जेरेंट है तो क्या होगा, ये सिर्फ नाउन होगा, नाउन के साथ नहीं, सिर्फ नाउन होगा, ठीक बात है। और उसके बाद फिफ्थ वर्ब कैसी दिखती है आपको, टू फर्स्ट दिखती है। और कहता क्या है इसे अपन, टू, या फिर इसे बोला जाता है फुल इन्फिनेटिव, ठीक है। और फिर क्या लेगा, फर्स्ट वर्ब कैसी होती है, बेर इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्रिया का पहला फॉर्म सब्जेक्ट के अलावा किसी के साथ आता है तो क्या बन के आएगा, वो बेर इन्फिनेटिव बन के आता है, जिसका उसका टेंस कभी भी नहीं होगा। तो इसके बारे में एक आप नोट अभी लिख लीजिए। तो लिखिए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यदि वाक्य के शुरू में यूज होता है तो, यदि वाक्य के शुरू में यूज होता है तो वह हमेशा फाइनाइट वर्ब होती। कहाँ मिलेगा आपको, वाक्य के शुरू में। कैसा वाक्य होगा, इंपरेटिव होगा कि नहीं भाई। तो क्या होगा, देखिए अब क्रिया का पहला फॉर्म है कि नहीं भाई, कैसा है ये, फाइनाइट वर्ब है। कहाँ लिखा, वाक्य के शुरू में। और इसमें क्या छुपा रखा आपने, अरे सब्जेक्ट यू छुपा रखा है, इसके अंदर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिया का पहला फॉर्म कहाँ नजर आता है आपको, वाक्य के शुरू में। तो क्या होगा, ये फाइनाइट वर्ब क्या बनाएगा, प्रेजेंट टेंस बनाएगा आपका, ठीक बात है। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही बनते हैं, ठीक बात है। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, देखिए जब कोई फर्स्ट वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती हैं तो जब कोई फर्स्ट वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती हैं तो वह हमेशा फाइनाइट वर्ब होती हैं। जब कोई फर्स्ट वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती है तो हमेशा कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। जैसे क्या लिखा, देखा, आई गो टू स्कूल। अब देखिए सब्जेक्ट क्या आपका, आई सब्जेक्ट है ना। इसके बाद क्या लिखा आपने, गो, क्या होगी आपकी, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, फर्स्ट वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। वाक्य के शुरू में क्या होती है, फाइनाइट होती है। इसके अलावा कहीं भी यदि आपको दिखता है क्रिया का पहला फॉर्म तो कैसा होगा, वो होगा नॉन फाइनाइट। इसे क्या बोलना पड़ेगा आपको, बेयर इन्फिनेटिव बोलना पड़ेगा। तो लिखिए अगला नोट। अच्छा, गो टू स्कूल का मतलब क्या हुआ, अरे स्कूल जाओ, स्कूल जाओ का मतलब क्या हुआ, गो टू स्कूल। और आई गो टू स्कूल का मीनिंग क्या, मैं स्कूल जाता हूँ। रूटीन का काम हो गया आपका, ठीक है ना। और रूटीन काम कौन सी क्रिया से होता है, फर्स्ट वर्ब से। क्या टेंस होता है उसका, अरे प्रेजेंट होता है, फिर दिक्कत कहाँ है इसमें, ठीक है। अब लिखिए तीसरा नोट, देखिए इनके अलावा
इनके अलावा यदि सेंटेंस में कहीं फर्स्ट वर्ब यूज होती हैं तो इनके अलावा यदि सेंटेंस में कहीं फर्स्ट वर्ब यूज होती हैं तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और बेयर इन्फिनेटिव कहलाती हैं, और बेयर इन्फिनेटिव कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एक ये वाला देखते हैं आप कई बार, क्या ये इसकी स्पेलिंग अलग होती है, क्या होती है? इट्स इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ? अनंत, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक बात है। तो क्या लिखा है? लेट मी गो टू स्कूल का मतलब क्या हुआ? हाँ, मुझे स्कूल जाने दो। अभी गो कौन सी वर्ब है? अरे फर्स्ट ऑफ है कि नहीं, कहाँ यूज हुई है? ये वाक्य के शुरू में है, वाक्य के शुरू में है, वाक्य के शुरू में है नहीं है। अरे वाक्य के शुरू में तो ये रही। अच्छा, ये सब्जेक्ट के बाद है नहीं है, फिर किसके बाद है ये? अरे ये तो बाद में है भाई साहब, किसके? ऑब्जेक्ट के। तो इसका टेंस हो ही नहीं सकता। ये क्या होगी आपकी? नॉन फाइनाइट बेयर इन्फिनेटिव हो गया आपका। तो क्या बनाइए? नॉन फाइनाइट, और क्या बोलेंगे इसे? बेयर इन्फिनेटिव। तो कुल मिलाकर ये बात हुई क्या कि सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए आपको? फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी, उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। नॉन फाइनाइट का होना जरूरी नहीं, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में कितनी भी आ सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं है। ठीक बात है। अब लिखो इसका लास्ट पॉइंट। क्या लिखा? देखिए, हैविंग थर्ड वर्ब, ये भी एक आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों साथ में आते हैं। कौन कौन से? हैविंग और साथ में क्या होती है आपकी? थर्ड वर्ब। दोनों मिलकर काम करते हैं। तो हैविंग थर्ड वर्ब, इसका भी एक नाम रखा हुआ है, क्या? इसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। इसका नाम क्या होता है? देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। दोनों मिलकर काम करते हैं, हैविंग और थर्ड वर्ब। कैसे? जरा देखिए, क्या लिखा? देखिए, हैविंग डन। अब बताओ इसका मीनिंग क्या निकालेगा हैविंग डन का? तो किसी भी काम के होने के बाद का सिस्टम होता है किसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? हाँ, कोई काम करने के बाद। क्या कुछ भी हुआ हो सकता है, तो इसका मीनिंग क्या निकले? कोई भी काम करने के बाद। तो किसी भी काम के करने के उपरांत, करने के पश्चात, करने के बाद में कुछ एक्टिविटी होती है, तो वहाँ क्या लगाना होता है आपका? परफेक्ट पार्टिसिपल। जहाँ क्या फॉर्म बन के आता है? हैविंग और थर्ड वर्ब से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई। कौन सी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। और कौन सी होगी आपकी? हैविंग थर्ड वर्ब, जिसका नाम क्या रखा आपने? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वाक्य बनने के लिए क्या चाहिए आपको? बस फाइनाइट वर्ब चाहिए, उसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है। और कल बताएंगे कि बिना सब्जेक्ट का वाक्य कौन सा होता है? कौन सा होता है? इम्पेरेटिव। तो कल आपको एक वाक्य बनाना सिखाते हैं, कौन सा वाला? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस बनना सीख लिया ना भाई, तो इनसे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक तो एक्टिव पैसिव में और एक नरेशन में। ठीक बात है। इनके बगैर काम चलेगा ही नहीं। तो कल क्या लेंगे अपन? बिना सब्जेक्ट वाला सेंटेंस कौन सा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले मैं बनाऊंगा वाक्य, फिर आपसे बनवाऊंगा, और आप अपने आप बनाना सीख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक बात है। और वहीं से आपके साथ में शुरू हो जाएंगे क्या? अभी सेंटेंस के पैटर्न होते हैं कि नहीं भाई? थोड़ी थोड़ी जानकारी साइड साइड में डालना जरूरी है, फिर अचानक बोझ नहीं आएगा आपके ऊपर। ठीक बात है। तो कल मिलते हैं किसके साथ?
उस वाक्य से मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।